लगातार ये कवरेज हमारी जारी है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो महापर्व है वो समाप्त हो चुका है। 24 के रण की अगर हम संग्राम की बात करें तो संग्राम समाप्त हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अब इंतजार है परिणामों का और दौर भविष्यवाणियों का है और देश की सत्ता की चाबी ईवीएम में कैद हो चुकी है। 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक यह चला और 7 चरणों की लंबी प्रक्रिया के बाद अब सभी को इंतजार नतीजों का है। और नतीजों से पहले हम न्यूज स्टेट पर बता रहे हैं दर्शकों को सबसे बड़ा एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल हमारा एग्जैक्ट पोल भी साबित होगा। 48 घंटों का वक्त बचा है, यानी कि 2 दिन का, क्योंकि परिणाम 4 जून को जारी होगा। लेकिन परिणाम से पहले बारी एग्जिट पोल की आती है, तो इंतजार किस बात का। आपके सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है एग्जैक्ट पोल के सबसे एग्जिट पोल, जो बताएगा कि आखिर कौन पास और कौन फेल। जी हां, एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल, और यह बहुत जरूरी होता है। और इन सब के बीच देखिए बड़ी खबर भी लगातार बता रहे, क्योंकि आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है और उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उसको भी बताना बहुत जरूरी है। 7वें चरण के लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है। सभी 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका और 7वें चरण में 58.34% मतदान हुआ है। 57 सीटों पर आज शाम 5 बजे तक जब वोटिंग हुई थी तो यह मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ, यानी कि अभी आखिरी के 1 घंटे का मतदान प्रतिशत इसमें नहीं जुड़ा, लेकिन अभी 5 बजे तक के आंकड़े जो आए हैं उसमें 58.34% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बंगाल में 69.89% मतदान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 7वें चरण में 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आ गया और 57 सीटों पर शाम 5 बजे तक 58.34% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में 48.86% मतदान दर्ज किया गया है। झारखंड में 67.95% मतदान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में 54%, पंजाब में 55.20%, बंगाल में 69.89% मतदान, ओडिशा में 62.46% मतदान, हिमाचल प्रदेश में 66.56% मतदान, चंडीगढ़ में 62.80% मतदान। तो वहीं न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल, हर सीट का सबसे सटीक आकलन, हर सीट का बताएंगे आपको सियासी गणित, किस सीट पर कौन सा मुद्दा हावी रहा, कहां कौन जीत रहा है, कहां कौन हार रहा है, और इसके अलावा हर एक सीट का विश्लेषण भी करेंगे, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, जनता ने किस प्रत्याशी को चुना। तो न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है और मैं एक बार फिर से सीधा के शर्मा सर आपके पास आ रहा हूं और ब्रेक से पहले जो सवाल पूछा उसी का जवाब देता हूं जल्दी से कि संविधान बदलने का नैरेटिव 400 पार के नारे के बदले दिया गया, उस नैरेटिव का असर अगर सबसे ज्यादा किसी पर होगा तो आदिवासी और दलितों पर होगा और छत्तीसगढ़ में इनकी आबादी बहुत निर्णायक है। क्या असर दिख रहा है इसका आपको? निश्चित रूप से कांग्रेस इसको नीचे स्तर तक ले जाने का प्रयास की है। जैसे 4 आदिवासियों के लिए एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है छत्तीसगढ़ में, उसमें से बस्तर एकमात्र आदिवासी सीट है जो कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस जो इस मुद्दे को अंदर तक लेके गई है, उसके साथ ही बार बार ये बताती रहेगी कि 76% आरक्षण का मामला जो राजभवन में अटका है इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। ये बात विधानसभा में भी और अभी लोकसभा में भी ये बात कही गई। कुल मिलाकर के इन सीटों के अधिक ओबीसी की भी बात करेंगे तो ओबीसी वर्ग की राजनीति छत्तीसगढ़ में भी बहुत है। ये 5 जो आरक्षित सीट है उनके बात करें तो बाकी सीटों पर ओबीसी वर्ग का एक बड़ा दबदबा रहता है। प्रत्याशी भी चयन उसी ढंग से किया गया, जिस तरह से ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से हटा करके महासमुंद लेके जाना तो साहू वोट को साधने वाली बात है। तमाम प्रकार के जिस ढंग से गणित बैठा करके जातिगत गणित छत्तीसगढ़ में मायने रखता है। देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजा जाना, भिलाई से तमाम प्रकार की बातें हैं। इसमें से आप देखेंगे तो राजनीति की दृष्टि से 11 सीटों में ये ओबीसी वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आरक्षण को लेकर बात जो कांग्रेस लेके गई उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वसनीयता को लेकर। जो मोदी की बार बार कही गई कि मोदी की गारंटी पर गारंटी की जो बात कही गई तो लोगों ने किस पर विश्वास किया ये बड़ी बात है। लेकिन सर जल्दी से एक और बात बता दिए, 11 की 11 सीटों का दावा बीजेपी की तरफ से, जवाब में कहा गया कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कितना प्रदर्शन आपको बेहतर नजर आ रहा है? कुछ नुकसान बीजेपी को या 11 की 11 सीट? आपका आकलन। देखिए
कुछ सीटें जो जिसको कठिन सीट कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि राजनांदगांव हो गया, महासमुंद हो गया, जिसमें दिग्गज नेता लड़ रहे हैं, बस्तर की बात करें या जांजगीर चांपा की बात करें, कोरबा की बात करें, ये 4-5 सीट ऐसे हैं जहां जीत का अंतर कम हो सकता है, जहां क्योंकि यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में है और उसके सामने मोदी का चेहरा है कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़े चेहरों के सामने मोदी है, ये दोनों के बीच में संघर्ष में क्या स्थिति, यहाँ सिर्फ ये कर सकते हैं तो क्लियर कहने की स्थिति में आप नहीं है, जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। हाँ, मंजरी जी और अनिल जी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं, मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं जरा प्रोजेक्शन ले रहा था मंजरी और अनिल, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आकलन बहुत जरूरी है। आप लोग इसको मैं पूरा सिर्फ आंकड़ा ही पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिनेश सर से भी एक सवाल का जवाब ले लूं, वही प्रोजेक्शन की 10 से 12 सीटों का जो दावा कांग्रेस कर रही है उसमें कितना दम देखते हैं सर? मैदान में बहुत दिग्गज उतारे गए, लेकिन क्या 29 को 29 सीटें बीजेपी के लिए आसान है या कहीं पेच फंस रहा है? कांग्रेस का जो प्रोजेक्शन है वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा है या रिजल्ट हम जिस तरह का देखते हैं, उसमें केवल 2009 का ही लोकसभा चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। तो वो अब ये मान रही है कि जिस तरह से 2009 का इलेक्शन था नॉर्मल, उसी तरह से एक नॉर्मल इलेक्शन में उसे 12 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन आप देखिए, जो एक परसेप्शन बिल्ड हुआ कांग्रेस पार्टी को लेकर, विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया और कांग्रेस के कई नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो वोटर के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जैसे उन्होंने दल बदल किया उसको लेकर एक सवाल तो था ही, लेकिन कांग्रेस की कमजोर स्थिति भी उनके नजर में थी। तो यहाँ ये है कि यदि आप नेगेटिव वोट डला होगा तो शायद कांग्रेस को कुछ चमत्कार दिखे, अन्यथा जो ट्रेंड है मध्य प्रदेश का कितना डला कितना नहीं वही देखना है। ठीक है, मैं मंजरी और अनिल आपके पास आ जाता हूं। और अनिल देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज आपसे बातचीत होगी, क्योंकि आप तो आज चर्चा में शामिल ही नहीं होने वाले थे। मन बदल गया, स्टैंड बदल गया और आप हमारे सामने हैं। तो क्या लगा, मतलब इससे पहले क्या ऐसी स्थिति थी कि आप हमारे सामने नहीं थे? क्या ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं ठीक है हम जाएंगे और चर्चा में भाग लेंगे? आपका शायद म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर पाए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ गया। आ रही है आवाज जी। तो देखिए, कॉन्फिडेंस लूज होने या बिल्ड होने का आशय नहीं है यहाँ। पार्टी हाईकमान ने जो वर्तमान में लोकतंत्र का परिदृश्य चल रहा है, मैं आपके चैनल को तो नहीं कहना चाह रहा हूँ, उसको अन्यथा ना ले, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने एक आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, कुछ घरानों को मीडिया सौंप के किस तरह से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया और किस तरह से आज समाचार चैनल जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनकी भूमिका है इन सारी परिस्थितियों को, इसके अलावा बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारे नेतृत्व ने फैसला किया था। बाद में गठबंधन की बैठक में निर्णय हुआ कि हमको एग्जिट पोल में शामिल होना है और हाईकमान की बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उस पर मैं समीक्षा नहीं करूंगा। उस आदेश के अनुसार हम लोग सब आपके चैनल पर बैठे हैं और आज डिस्कशन कर रहे हैं जी। नहीं तो फिर आकलन भी बता दीजिए ना कि क्या लग रहा है कि किस उम्मीद से है? एग्जिट पोल पर तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा आपको विश्वास होगा, लेकिन आपका आकलन क्या है, कम से कम ये तो बताएंगे। देखिए, अलग अलग न्यूज चैनलों का अलग अलग एग्जिट पोल रहता है। विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, एग्जैक्ट जो आता है रिजल्ट वही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में काला धन, भ्रष्टाचार, 100 दिनों में महंगाई कम, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ी। उसके बाद 2019 में छद्म राष्ट्रवाद और पुलवामा पे इन्होंने चुनाव लड़ा और पुलवामा के शहीदों तक के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने वोट